हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस क्या होते हैं, उसके बाद हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेसिस को अलग किया जा सकता है उनके टेस्ट के हिसाब से। कैसे? अगर कोई चीज़ टेस्ट में सोर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक एसिड है, और जो चीज़ टेस्ट में बिटर होती है हम उसको बेस कहते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, लेमन। लेमन का टेस्ट सोर होता है क्योंकि वो एक एसिड होता है, और जो सोप होता है उसका टेस्ट बिटर होता है क्योंकि वो एक बेस होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल भी होगी एसिड और बेस की। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ ही रहे हैं, ठीक है। पर अब हम जब 10th क्लास में आ गए तो हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी केमिकल को कि वो एसिड है या बेस, हम उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर की देन है, मतलब हमें नेचर से मिले हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। और जो सिंथेटिक होते हैं वो लेबोरेटरीज में तैयार किए गए हैं स्पेशली इसी काम के लिए कि हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकें। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसकी एग्जांपल हमारे पास है फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। एंड जो हमारे पास नेचुरल है उसकी एग्जांपल है हमारे पास लिटमस एंड टर्मरिक। अब हम इससे कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। देखो, मैंने एक टेबल बना दिया जहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है, और एसिड के साथ वो कौन कौन सा कलर ये देता है ये भी मैंने बता दिया, और बेसिस के साथ उसका क्या कलर होता है वो भी बता दिया। देखो, मैंने कहा टर्मरिक जो होता है वो एसिड के साथ येलो कलर देता है और बेस के साथ रेड कलर देता है। लिटमस ब्लू जो होता है वो रेड में कन्वर्ट होता है एसिड के टाइम, और जब बेस के साथ मैं ब्लू को टेस्ट करूँ तो वो ब्लू ही रहता है। ऐसे लिटमस रेड कलर का अगर मैं यूज़ करूँ तो वो एसिड में रेड वाला रेड ही रहेगा और बेस में रेड वाला ब्लू हो जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जो एसिड होते हैं उसमें लिटमस चाहे ब्लू यूज़ करो चाहे रेड यूज़ करो, उसका फाइनल रिजल्ट एसिड का रेड होगा। अब अगर मैं बेस यूज़ करूँ तो उसका फाइनल रिजल्ट ब्लू होगा। आपसे बेस से ब्लू वाला याद कर सकते हो कि बेस का जो कलर रहता है हमेशा ब्लू रहता है अगर हम लिटमस यूज़ करें। अगर हम फिनोल्फथलीन यूज़ करें तो क्या होता है, एसिड के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। वैसे ही अगर मैं बेस के साथ करूँ तो उसका पिंक कलर हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो कलर आता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जो टर्मरिक के साथ मैंने येलो कलर लिखा है ना, ये एक्चुअली कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि टर्मरिक का खुद का कलर भी येलो होता है। अगर मैं इसमें एसिड डालूँ तो इसका कोई कलर नहीं चेंज होता। बट मैंने क्यों लिखा कि आपको अगर मिथाइल ऑरेंज का भूल जाए तो आप टर्मरिक से याद कर सकते हो कि टर्मरिक से इसका उल्टा होता है कि बेस वाला रेड है, यहाँ पे एसिड वाला रेड है, और यहाँ पे एसिड वाला येलो है, यहाँ पे बेस वाला येलो है। मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ। मेरे पास ये सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन में मैं अगर टर्मरिक डालता हूँ तो इसका कलर रेड हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें कि इसका कलर जो है वो रेड चेंज हो रहा है और इसका एक्चुअल कलर का येलो। और अगर मैं इसी को एसिड में यूज़ करूँ, ये मेरे पास एसिड है और ये डिल्यूट एसिड है इसलिए मुझे कोई डैमेज नहीं करेगा, मेरे लिए हार्मफुल नहीं है ये। तो इसके साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसका एसिड के साथ क्या रहता है येलो और बेस के साथ इसका रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें बेस के साथ इसका कलर रेड चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसमें टर्मरिक वाला टेस्ट किया था। अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस डालता हूँ तो ब्लू लिटमस कौन सा कलर ले रहा है? रेड कलर ले रहा है, क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें अगर कोई कलर चेंज नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि कोई न्यूट्रल चीज़ हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एसिड ना होता और कोई न्यूट्रल चीज़ होती और इसमें मैं अगर टर्मरिक डालता तो भी इसका कलर चेंज नहीं होता। अगर इसका एसिड के साथ नहीं चेंज हुआ तो न्यूट्रल के साथ भी नहीं चेंज होना था। तो इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए इसमें ब्लू लिटमस यूज़ किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड में ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने कंफर्म किया दोबारा इसको टेस्ट करके। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 2 टेस्ट करने पड़े, तो इसलिए आपको एक सिंगल टेस्ट से फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि अब मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और बेसिस के नाम लिखे हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे एसिड में हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को H2CO3 से डिनोट किया जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2CO3। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल है हमारे पास बेसिस के। हमारे पास इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कलर ना चेंज करके फ्रेग्रेंस को डिमिनिश करते हैं। डिमिनिश करना मतलब कि हल्का कर देना, कम कर देना। वो होते हैं क्लोव, वैनिला एंड अनियन। ये तीनों भी हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं, बट कलर चेंज करके नहीं, उनकी फ्रेग्रेंस को डिमिनिश करके। एसिड जो होते हैं वो इनकी फ्रेग्रेंस को डिमिनिश कर देते हैं, बट बेस उनकी फ्रेग्रेंस को डिमिनिश नहीं करते। अब हम बात करेंगे एसिड एंड बेस की रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, एसिड एंड बेस की रिएक्शन विद मेटल। तो देखते हैं एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसकी एग्जांपल के लिए बात करते हैं, एसिड की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, HCl। तो जब HCl Na यहाँ पे मेटल है, रिएक्ट करता है जब HCl Na के साथ तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है।
यहाँ पे जो सॉल्ट बना है वो कैसे बनता है, वो कटायन होता है हमारे पास मेटल का और एनायन होता है हमारे पास एसिड का। इन दोनों से मिलके यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है कॉपर के साथ तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन रहा है और साथ में H2 गैस रिलीज हो रही है। जब H2SO4 आयरन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे मैंने आयरन मेटल ले लिया तो FeSO4 यहाँ पे सॉल्ट बना और H2 गैस। यहाँ पे मैंने देखो ये सिंबल जो यूज़ किया है ये गैस का सिंबल है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते, आप ये सिंबल भी डाल दो तो भी सही रहेगा। तो इसका मतलब इसके साथ H2 गैस रिलीज हो रही है। अब हम बात करेंगे बेस और मेटल के रिएक्शन के बारे में। वैसे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट हमारे पास दो ऐसे मेटल हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक जो बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और सेम रिजल्ट देते हैं जो एसिड और मेटल ने दिया था, मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो कौन कौन से मेटल यूज़ करेंगे हम इसमें, एल्यूमिनियम या जिंक, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मेटल नहीं है जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम बेस ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम जिंक के साथ। तो क्या बनता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। यहाँ पे जो Na2ZnO2 है इसका नाम सोडियम जिंकेट है और सेम इसमें भी H2 गैस रिलीज हो रही है। अब हमने देखा कि चाहे मेटल की रिएक्शन आप एसिड से करवाओ, चाहे मेटल की रिएक्शन आप बेस से करवाओ, उसके जो रिजल्ट है वो दोनों में सेम है, एक सॉल्ट और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। पर जो H2 गैस रिलीज हुई है इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हम गैसेस को देख तो सकते नहीं हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, जिस ट्यूब में हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें से जो गैस रिलीज हो रही है हम उसको फ्लेम अगर देंगे तो वो H2 गैस की वजह से पॉप साउंड के साथ, जैसे ब्लास्ट होता है वैसा आपको साउंड सुनेगा इससे, क्योंकि जो H2 गैस होती है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, तो उसकी वजह से वो एक पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट जैसा साउंड आएगा। अब हम बात करेंगे एसिड्स रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे देखो मैंने MHC मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए लिखा है और MC मैंने मेटल कार्बोनेट के लिए लिखा है। तो जब भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर एंड रिलीज होगी CO2 गैस। एंड सिमिलरली जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों पे सेम रिजल्ट है। इसका मतलब चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, रिएक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों में बिल्कुल सेम रहेंगे। तो अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसी होती है। यहाँ पे मैंने एसिड लिया है HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो मेरे पास एक सॉल्ट बन रहा है जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ में आ रहा है वाटर एंड यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने HCl एसिड लिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें भी एक सॉल्ट बना H2 वाटर एंड CO2 गैस रिलीज हुई। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों में सेम रिजल्ट है। रिएक्टेंट में यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, तो चाहे आप इनमें से कोई भी लो रिजल्ट हमेशा सेम होगा। हमने देखा अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अब हमें ये भी कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछली रिएक्शन में बात की थी कि हाइड्रोजन गैस को वेरीफाई करना है कि उसमें से जो निकली है कि वो सच्ची में हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो ऐसे इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई है तो मुझे उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि जिस टेस्ट ट्यूब में मैं ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें से जो गैस निकली वो कौन सी गैस मैंने बोली थी, वो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अगर फायर एक्सटिंग्विशर को देखा हो तो उसके ऊपर CO2 लिखा होता है, क्योंकि CO2 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशिंग के काम आती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो गैस निकली है मैं उसको किस लिए यूज़ कर सकता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई फ्लेम है तो वो फ्लेम जो है वो बंद हो जाएगी अगर उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सेकंड मेथड मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड को वेरीफाई करने के लिए क्या है कि अगर मेरे पास बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेम रिएक्शन वही, अगर उसमें से जो गैस रिलीज हुई है उससे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे मैं लाइम वाटर कहता हूँ उसमें से पास करवाऊँ तो ये मिल्की हो जाता है। अब इसके साथ हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है वो, CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो तो क्या बनता है, CaCO3 एंड वाटर। तो यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी वजह से ये मिल्की बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो है इसके PPTs बन रहे हैं, यहाँ पे ये PPTs बनते हैं जो वाइट कलर के, इसकी वजह से ये मिल्की होता है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो इसके PPTs बने वो सेटल डाउन नहीं होते बल्कि फ्लोट करते रहते हैं हर जगह पे। तो अब आपने देखा कि कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कैसे एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल एसिड HCl और रिएक्ट करवाते हैं इसको NaOH के साथ।
यहाँ पे HCl एसिड है और NaOH बेस है। तो जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक सॉल्ट NaCl, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और साथ में रिलीज होगा वाटर। तो ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट आ गए। तो ऐसे हमें पता चला कि कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या आपको पूछ सकते हैं कि वो सोडियम एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एसिड और बेस जो है वो दोनों मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देते हैं। जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो एक सॉल्ट होता है, मतलब ना तो वो एक एसिड है ना एक बेस है। अब हम करेंगे ऐसी दो रिएक्शंस की बात जिनके रिजल्ट बिल्कुल एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन के थे। जैसे हमने देखा कि सॉल्ट एंड वाटर रिजल्ट आ रहा था जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे थे, वही सेम रिजल्ट आ रहा है एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ और बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के, जो है सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ये बेस का काम कर रहा है, और जो हमारे पास बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करवा रहा है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड का काम कर रहा है। तो आपको ये एग्जाम में अगर आती है रिएक्शन तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही रिएक्शन है जो एसिड प्लस बेस पे हुई थी। अब तक हम पढ़ चुके हैं एसिड और बेसिस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में एंड एसिड बेसिस की कुछ रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में। इसके लिए हम बात करेंगे पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, ये मेजर करता है एसिड की स्ट्रेंथ को और बेस की स्ट्रेंथ को। क्या होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, मतलब एक स्केल होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 करके 14 तक नंबर लिख रखे होते हैं। अगर हम उससे चेक करें किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ, तो नंबर्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को डिवाइड किया होता है। इसमें 0 से लेके जो 7 तक का स्केल होता है वो होता है एसिड्स के लिए, और 7 से आगे जो होता है वो होता है बेस के लिए। जो 7 नंबर होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, जैसे हमारा ब्लड होता है या पानी होता है जो हम पीते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं बेस, और जो 7 से कम होते हैं वो होते हैं एसिड। जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाता है 6, 5, 4, 3, तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मतलब जो 6 पे आएगा वो सबसे वीक एसिड होगा, और जो 1 से छोटा होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब जैसे जैसे पीएच लेवल कम होता जाएगा एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर 7 से बड़ा होता जाएगा 8, 9, 10, तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे 8 नंबर जो होगा वो एक वीक बेस का नंबर होगा, और जो 13 और 14 नंबर होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल होगी। अब हम बात करेंगे कि जो एसिड और बेसिस होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमने पीएच स्केल यूज़ किया था जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसमें हाइड्रोजन डोनेट करने की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। जो एसिड्स होते हैं उनकी हाइड्रोजन डोनेट करने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होता है, और ये जो H पॉजिटिव आयन है यही इसको एसिडिक बिहेवियर देता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो जितनी कम उसकी हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उतना वीक होता जाएगा वो एसिड। ऐसा नहीं है कि जो बेस होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन नहीं होता है, बट डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। और वो क्या डोनेट करते हैं, वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, जैसे KOH, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH डोनेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हम एसिड और बेसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव आयन के डोनेट करने के टेंडेंसी से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।